वेलकम टू एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस आगाज सीरीज में जहां हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग जेई एग्जाम। और क्वेश्चंस हैं सारे के सारे जिस बेस पर आज के एग्जामों में आ रहे हैं, जो कि है टीसीएस पैटर्न। पिछले 5 से 6 सालों के जो टीसीएस ने अलग अलग एग्जाम्स कराए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं इनटू दिस सीरीज। तो चलिए एक एक करके प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। तो इन दिस 7th प्रैक्टिस सेशन ऑफ द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हम बात करने वाले हैं रॉ वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर। एक एक करके क्वेश्चंस देखते चले जाते हैं और साथ में उसके कॉन्सेप्ट भी सीखते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा यहां पर, एज पर द IAS 11401 पार्ट 2 1990 द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ फिल्ट्रेशन रेट फॉर स्लो सैंड फिल्टर्स इन द रूरल वाटर सप्लाई इज। क्या होता है? तो यहां पर जो हमारे पास दे रखा है उसी को जो थोड़ा सा हम जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि कितना ये हो सकता है। जैसे कि एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि स्लो सैंड फिल्टर में जो आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है, वो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है इज यूजुअली इक्वल टू 2400 से 4800 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे के बराबर। अब यहां पर ये मीटर्स पर आवर के रूप में पूछा गया तो कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। व्हाट वी नीड टू डू इज कैलकुलेशन को कन्वर्ट करने की जरूरत है। लीटर्स को हम लिख सकते हैं क्या, इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये बनेगा पर मीटर स्क्वायर, ये बनेगा 24 आवर्स। 24 से डिवाइड कर देंगे पूरी क्वांटिटी को तो ये बन जाए कितना, दिस वुड कम आउट टू बी 100 से 200 इंटू 10⁻³ मीटर्स पर आवर। और अब ये जो हमारे पास पैरामीटर यहां पर है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, कैन बी रिटन एज 0.1 से 0.2 मीटर्स पर आवर। ये जो हमारे पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है ये स्लो सैंड फिल्टर का है। इफ यू टॉक अबाउट द रैपिड सैंड फिल्टर, तो रैपिड सैंड फिल्टर का जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है दैट इज यूजुअली इक्वल टू कितना, वो होता है 3000 से लगभग 6000 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर। तो यहां पर अगर इसको भी हम मीटर क्यूब में करने जाएंगे तो ये बनेगा 3 से 6। कितना बनेगा है, लीटर से मीटर क्यूब में करने जाएंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो बचेगा कितना, 3 से 6 मीटर पर आवर। कितना बचेगा ये, दिस वुड कम आउट टू बी एस 3 से 6 मीटर्स पर आवर। अब ये आपको ये समझ में आ चुका होगा कि क्यों हम ऐसा हमेशा कहते हैं कि हमारे स्लो सैंड फिल्टर से रैपिड सैंड फिल्टर का जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो कितने गुना ज्यादा है। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 30 का तो क्या हो जाएगा ये, इंटू 30 टाइम्स 30 गुना ज्यादा होता है स्लो रेट जो हमारा रैपिड सैंड फिल्टर होता है इसका फिल्ट्रेशन। ठीक है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अच्छा, उसी प्रकार अगर मैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बात करूं प्रेशर फिल्टर की तो ये होता है लगभग 6000 से 15000 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर के बराबर। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया जो है वो आपको पता होने चाहिए। यहां से हमारा आंसर क्या बन रहा है, 0.12 मीटर्स पर आवर। ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पूछा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। ठीक है, अब यह समझ में आना चाहिए, असर्शन दे रखा है कि कॉपर सल्फेट शुड नॉट बी यूज फॉर कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वीड्स एक्सेप्ट फॉर द एल्गे। तो क्या मतलब हो रहा है इसका कि कॉपर सल्फेट कहां पे यूज नहीं होना चाहिए, एल्गी को खत्म करने के अलावा एक्वेटिक वीड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कॉपर सल्फेट जो है ये अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक तो इसकी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग की, साथ में इसकी प्रॉपर्टी है एल्गीसाइडल की। एल्गीसाइडल जो वर्ड होता है, साइडल वर्ड किसी चीज को खत्म करने के लिए यूज होता है, तो एल्गीसाइडल मतलब एल्गी को खत्म करने के लिए यूज होता है। कॉपर सल्फेट शुड नॉट बी यूज फॉर कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वीड्स। भाई एक्वेटिक वीड्स इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एक्वेटिक लाइफ। जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, एक्वेटिक वीड्स जो होती है, एक्सेप्ट फॉर द एल्गे। तो बात सही है, इनको क्यों खत्म करना जो हमारे लिए काम की है।
पूछा है अगला, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट रिक्वायर्ड टू डेस्ट्रॉय द वेजिटेशन विल अश्योर्डली किल एनी फिश प्रेजेंट इन द वाटर। कारण क्या है उसका समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज कर लिया तो ऑक्सीडाइजिंग की वजह से ऑल वीड्स और प्लांट्स ऑक्सीडाइजेस, ये सब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे सिस्टम में से, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लीड्स टू डेफिशिएंसी इन ऑक्सीजन एंड प्लांट्स इन वाटर। ऐसा क्यों हो जाएगा भाई, जो एक्वेटिक वीड्स है, प्लांट्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिनकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है यहां पर, तो वो एक्वेटिक लाइफ को भी मिल जाती है और वो हमारे पानी को भी साफ रखती है, और यहां पर पौधे भी रहेंगे तो वो एक्वेटिक लाइफ बनी रहेगी। लेकिन अगर हमने कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर दिया, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द वेजिटेशन, उसकी वजह से हमारे पास फिश भी जो है वो अंदर मर सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास फिशेस विल नॉट सर्वाइव, फिशेस विल नॉट सर्वाइव, और अगर सर्वाइव नहीं कर पाएंगी तो हमारे पास यहां पर रीजन सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनता है ए का, कि भाई आपको अगर एल्गी को खत्म करना है तो एक्वेटिक लाइफ या एक्वेटिक वीड्स को खत्म नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है, जिससे कि हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो दोनों ही सही है और रीजन भी हमारे पास सही है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर क्या हो जाना चाहिए, डी शुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट रैपिड ग्रेविटी टाइप फिल्टर्स यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। रैपिड ग्रेविटी टाइप फिल्टर्स का मतलब चल रहा है, ग्रेविटी टाइप फिल्टर है और रैपिड है, मतलब ये बात चल रही है आरएसएफ की। क्या बात चल रही है, आरएसएफ की। स्किल्ड सुपरविजन इज एसेंशियल, क्या ये जरूरी है, यस। क्यों, टू ऑपरेट वॉल्व्स को ऑपरेट करने के लिए स्किल होना जरूरी है। कहीं पे प्रेशर कम हो जा रहा है, कहीं पे प्रेशर ज्यादा, किसी वॉल्व को खोला, किसी वॉल्व को नहीं खोला, किसी वॉल्व के खोलने भूल गए, तो किसी में हमारे पास पानी का प्रेशर बढ़ जा रहा है, कम हो जा रहा है, वो सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। इसलिए वॉल्व्स का ऑपरेशन करने के लिए स्किल्ड सुपरविजन चाहिए। ऑपरेशनल कॉस्ट इज हाई, ऑपरेशनल कॉस्ट इज हाई क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास बैक वॉशिंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बैक वॉशिंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और साथ ही साथ यहां पर हमारे पास क्या चाहिए पड़ेगा, कंप्रेस्ड एयर चाहिए पड़ेगा, कंप्रेस्ड एयर चाहिए पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हमें लगता रहेगा, तो उस कारण से इसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट इज हाई, हाई क्यों हाई है, डेप्रिसिएशन हाई क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक तो कंप्लीट मीडियम गेट्स इंप्यूरिटी, तो पूरे मीडियम में इंप्यूरिटी जाती है। एक तो हमारे पास तो धीरे धीरे पूरा मीडियम जो है वो कुछ समय के बाद चेंज करना पड़ेगा। पहली बात तो ये होगी कंप्लीट मीडियम गेट्स इंप्यूरिटी, और उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन प्लांट का हाई क्यों है, मतलब बहुत जल्दी से इसकी वैल्यू क्यों गिरना चालू हो जाती है, क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ बैक वॉशिंग के अलावा अगर हम बात करें तो पंप्स होंगे, यहां पर पंप्स इन्वॉल्व है, साथ में हमारे पास परफोरेटेड पाइप्स का सिस्टम है, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, तो वो है यहां पर यूज होने वाला एयर कंप्रेसर। तो ये क्या, ये जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे मूविंग पार्ट्स, डायनामिक पार्ट्स इन्वॉल्व है, कुछ समय में बहुत जल्दी वियर एंड टियर होने के चांसेस हैं, तो डिप्रेसिएशन बहुत ज्यादा होता है। कोएगुलेशन इज नॉट एसेंशियल, तो हमारे पास ये सोचने की जरूरत है कि अगर कोएगुलेशन नहीं कराया तो नंबर ऑफ इंप्यूरिटी ज्यादा आएगी, अगर नंबर ऑफ इंप्यूरिटी ज्यादा आई तो प्लांट बहुत जल्दी चोक करना चालू कर देगा। तो कोएगुलेशन हमारे पास यहां पे ये सोचने की जरूरत है कि एसएसएफ में प्लेन सेडिमेंटेशन ही होना चाहिए, प्लेन सेडिमेंटेशन ही होना चाहिए, प्लेन सेडिमेंटेशन ओनली, कोएगुलेशन नहीं होना चाहिए। और आरएसएफ में क्या होना चाहिए, कोएगुलेशन इज अलाउड, कोएगुलेशन इज अलाउड, तो कोएगुलेशन इज नॉट एसेंशियल, भाई कोएगुलेशन अलाउड है, ये वाली कंडीशन
होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा अगर बात करते हैं प्रेशर फिल्टर की, तो प्रेशर फिल्टर में नो प्रायर ट्रीटमेंट, नो प्रायर ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं है, कोई प्रायर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहां से फॉल्स क्या है, तो कोएगुलेशन इज नॉट एसेंशियल, कोएगुलेशन इज अलाउड, या फिर हमारे पास शुड बी डन, शुड बी डन, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला पूछा व्हाट इज द रेंज ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल यूज्ड इन द स्लो सैंड फिल्टर। तो स्लो सैंड फिल्टर में इफेक्टिव साइज की बात चल रही है, इसका मतलब किसकी बात चल रही है, D10 की बात चल रही है। तो D10 फॉर दी स्लो सैंड फिल्टर कितना होना चाहिए, तो D10 फॉर दी स्लो सैंड फिल्टर इज यूजुअली इक्वल टू 0.2 से 0.3 mm के बराबर होना चाहिए। वहीं पर D10 अगर बात करें RSF के लिए कितना होना चाहिए, तो 0.35 से 0.55 mm के बराबर होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और जो कॉन्सेप्ट यूज होता है विच इज रेफर्ड एज दी CU, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी स्लो सैंड फिल्टर के लिए कितनी होनी चाहिए, तो वो हमें पता होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 1.8 से 3 के बराबर तक होनी चाहिए। वहीं पर स्लो सैंड रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितनी होनी चाहिए, तो दैट शुड बी इक्वल टू 1.2 से 1.8 के बराबर तक होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो रहा है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या बताती है कि भाई कितना यूनिफॉर्मली ग्रेडेड हमारे पास हमारा मिक्स बन रहा है, जितनी अच्छी ग्रेडेशन होगी उतना बढ़िया तरीके से पानी फिल्टर होता चला जाएगा। तो दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल स्लो सैंड फिल्टर में mm बताना है, तो यहां पर हमारे पास 0.15 से 0.25, ये तो रेंज होगी नहीं, ये भी रेंज नहीं जाएगी, ये भी नहीं जाएगी। दिस कैन बी द करेक्ट आंसर 0.2 से 0.3, तो उसके लिए ये हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स इन द वाटर स्ट्रीम। वाटर स्ट्रीम में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल के लिए क्या सही है। देखो ये कॉन्सेप्ट जो है वो कई सारे बच्चे गलत कर देते हैं। पहले समझते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी के अंदर आती कहां से है, ये कहां से आती है, फ्रॉम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स इन वाटर स्ट्रीम। कहां से आएगा ये, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और एक आएगा कहां से, एक आएगा फ्रॉम दी एक्वेटिक लाइफ, फ्रॉम एक्वेटिक प्लांट्स। फ्रॉम एक्वेटिक प्लांट्स। अब हमारे पास एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन घुलती है, ठीक है, वो ऑक्सीजन का डिसोल्यूशन होना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फ्रॉम एटमॉस्फेयर O2 डिसॉल्व्स इन वाटर, O2 डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो जब टेम्परेचर हमारे पास, एक बेसिक सा रूल पता है हमें क्या, कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो टेम्परेचर दिन में ज्यादा होता है कम में, दिन में ज्यादा होता है या रात में, तो टेम्परेचर जो है वो हमारे पास ज्यादा होता है डे टाइम में, तो हमारे पास डीओ का जो लेवल है, डीओ का जो लेवल है वो हमारे पास दिन में कम होगा। ठीक उसी प्रकार टेम्परेचर कम हो जाता है रात के टाइम पे, और रात के टाइम पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। तो यहां पर टेम्परेचर कम होगा तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो डीओ का लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कब, रात के टाइम पे। अब यहां बात करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट से डिसॉल्व ऑक्सीजन पानी में कैसे आ रहा है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कब, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और ये हमारे पास कब होता है, ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। तो यहां पर हमारे पास डे टाइम में क्या हो रहा है, ओनली ड्यूरिंग डे टाइम क्या होगा, डीओ का लेवल क्या बढ़ेगा, डीओ लेवल बढ़ता है। तो सर बात यह आ रही है कि रात के टाइम पे एक्वेटिक लाइफ डीओ मतलब कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, लेकिन सर टेम्परेचर की वजह से तो करेगा, बिल्कुल सही बात है। और सर दिन के टाइम पे एक्वेटिक लाइफ डीओ देगी तो टेम्परेचर कम करा देगा, बात वो भी सही है। लेकिन हमारे पास यहां पर ओनली ड्यूरिंग डे डीओ लेवल इंक्रीजेस, और एट नाइट बात करता हूं, डीओ का जो लेवल होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो अब सर क्या करें, यहां पर डे टाइम में ये कम हो रहा है तो ज्यादा हो रहा है,
और नाइट टाइम में ये ज्यादा हो रहा है तो ये कम हो रहा है, तो सर तो बैलेंस हो गया, मतलब कब सबसे ज्यादा होगा, ये सोचने की जरूरत है। इनमें से डोमिनेटिंग कौन है? तो इनमें से जो डोमिनेटिंग है, डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होती है वो टेम्परेचर की वजह से कम या ज्यादा करने से ज्यादा प्रभावशाली है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर फोटोसिंथेसिस ज्यादा प्रभावशाली है तो डीओ लेवल का दिन के टाइम पे बढ़ना हमारे पास जो है वो इसके कम होने से, इसके कम होने और इसके बहुत ज्यादा बढ़ने से इसका अल्टीमेट जो हमारे पास डिफरेंस देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि डीओ लेवल ज्यादा है। और इसका ज्यादा होने से और इसका कम होने से ये ऑलमोस्ट बैलेंस कर जाता है एक दूसरे को, तो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाएगा? डीओ का लेवल बढ़ना। कब? ड्यूरिंग डे टाइम। और डे टाइम में कब? इट इज मैक्सिमम एट अराउंड मिडनाइट, तो मिडनाइट तो गलत हो जाएगा। इट इज मिनिमम अराउंड नून, दिन के टाइम पे मिनिमम हो जाएगा, नहीं। डज नॉट वेरी ड्यूरिंग डे एंड नाइट, ये तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या बचेगा? मैक्सिमम अराउंड द नून टाइम। आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, if the dosage of alum is 15 mg per liter, then the estimated quantity of alum required for 10 million liter of water per day will be। तो देखो एलम के बारे में क्या क्या आपको जो है वो जानकारी पता होनी चाहिए। एलम जो है वो हमारे पास क्या है? Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 18H2O। ये तो हो गया एलम। इसको क्या चाहिए होती? रिक्वायर्ड अल्कलिनिटी फॉर रिएक्शन, रिक्वायर्स एल्कलिनिटी फॉर रिएक्शन। क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है? स्टिकी प्रेसिपिटेट, स्टिकी प्रेसिपिटेट देता है। साथ में ये हमारे पास एसिडिटी बढ़ाता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। साथ में जो परमानेंट हार्डनेस है, जो परमानेंट हार्डनेस है उसे बढ़ाता है। ये इस एलम की प्रॉपर्टी है पानी में रिएक्ट करने के बाद। तो जब ये पानी में रिएक्ट करता है तो एलम पानी में रिएक्ट किस किस से कर सकता है? हमारे पास रिक्वायर्ड एल्कलिनिटी फॉर रिएक्शन, तो इट कैन रिएक्ट विथ CaCO3, इट कैन रिएक्ट विथ CaO, इट कैन रिएक्ट विथ, और किससे रिएक्ट कर सकता है? इट कैन रिएक्ट विथ CaOH होल थ्राइस, और इट कैन रिएक्ट विथ व्हाट? CaHCO3 होल ट्वाइस। तो इसको रिएक्ट करने के लिए चाहिए होते हैं 586 ग्राम, इसके साथ रिएक्ट करने के लिए चाहिए होता है लगभग 300 ग्राम। CaO, तो CaO से रिएक्ट करना है तो हाउ मच क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड? तो दिस इज इक्वल टू 168 ग्राम के बराबर। और ठीक उसी प्रकार यहां पर अगर हमें ये चाहिए CaOH होल थ्राइस, सॉरी होल ट्वाइस, तो CaOH होल ट्वाइस से रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए होता है? तो इट इज इक्वल टू 222 ग्राम के बराबर। तो एलम को इतनी इतनी अलग अलग क्वांटिटीज चाहिए होती है रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहां पर जरा समझने की कोशिश करते हैं। एलम का डोसेज है 15 mg पर लीटर, 1 लीटर पानी में इतना डाल दिया। एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ एलम रिक्वायर्ड फॉर 10 मिलियन लीटर ऑफ वाटर पर डे विल बी। तो देखो आपको अगर बात करें टोटल एलम रिक्वायर्ड कितना होगा तो क्या लिख सकते हैं उसके लिए? एलम रिक्वायर्ड पर लीटर इंटू टोटल वाटर ट्रीटेड। तो पर लीटर में एलम कितना रिक्वायर्ड है? दैट इज इक्वल टू 15 mg पर लीटर। और टोटल कितना वाटर ट्रीट कर रहे हैं? 10 मिलियन लीटर ऑफ वाटर। 10 इंटू 10⁶ लीटर, मिलियन लीटर को ऐसे लिख सकते हैं, लीटर से लीटर जाएगा। मिलीग्राम है तो मिलीग्राम को हम किस में कर सकते हैं? किलोग्राम में कर सकते हैं, मिलीग्राम को किलोग्राम में कर सकते हैं। तो ये इसके साथ अटैच होकर क्या बन जाएगा? किलोग्राम। तो दिस वुड कम आउट टू बी एज 150 इंटू 10 है तो 150 kg के बराबर। कितना आ जाएगा ये? 150 kg के बराबर। अच्छा 150 kg का मतलब होता है 1.5 क्विंटल्स। ठीक है, और यही हमारे पास क्या बनता है? रेफर्ड एज 0.15 टन्स।
और 0.15 टन के बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमें एमटी में चाहिए। तो हमारे पास 0.15 टन में एमटी में चाहिए, मिलियन टन चाहिए हमें, तो मिलियन टन तो होगा नहीं, मेट्रिक टन हो सकता है। तो ये हमारे पास जो है दैट कैन बी रेफर्ड एज डायरेक्टली, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से हमारे पास, दिस वुड कम आउट टू बी एज, ये एमटी की जगह जो है वो यहां पर पैरामीटर मुझे लग रहा है कि शायद गलत आंसर दे रखा है। यहां पर आंसर जो है वो सिर्फ टन्स में ही लिखा जा सकता है, तो आंसर टन्स में जो है वो 0.15 टन्स के बराबर आ जाएगा। तो एमटी तो नहीं आएगा यहां पर, इट शुड बी इन टन्स, कि कितने टन्स चाहिए हमें, ठीक है। तो हमारे पास एलएम रिक्वायर्ड मिलियन टन्स नहीं होगा, वो सिर्फ क्या होगा, टन्स के फॉर्म में होगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पूछा है अगला, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर, कितने तरह के रैपिड सैंड फिल्टर है, ठीक है, देखते हैं। द ग्रेविटी टाइप रैपिड सैंड फिल्टर यूज फिल्टर मीडियम विच इज फाइनर देन दैट यूज्ड इन द स्लो सैंड फिल्टर, ये तो गलत बात हो गई। हमारे पास यहां पर जो स्लो सैंड फिल्टर है, SSF का जो D10 है वो छोटा है RSF के D10 से। तो रैपिड सैंड फिल्टर यूजेस फिल्टर मीडियम विच इज फाइनर देन दी स्लो सैंड फिल्टर, ये गलत है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऐसी क्या चीज है जो रैपिड सैंड फिल्टर स्लो सैंड फिल्टर से कम यूज करता है, तो वो है जो हेड यूज होता है रैपिड सैंड फिल्टर में इज लेस देन हेड यूज्ड इन स्लो सैंड फिल्टर, ठीक है। तो ये एक पैरामीटर है जो कि रैपिड सैंड फिल्टर इससे कम करता है। और क्या चीजें कम करता है, तो वो है हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ बैक्टीरिया किलिंग। तो बैक्टीरिया किलिंग, एफिशिएंसी ऑफ बैक्टीरिया रिमूवल जो है रैपिड सैंड फिल्टर का इज लेस देन एफिशिएंसी ऑफ बैक्टीरिया ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। तो ये जो है वो बेसिक सी बात है, पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा रैपिड सैंड फिल्टर में और क्या कम यूज होता है, तो वो है एरिया। एरिया ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर रिक्वायर्ड इज लेस देन एरिया ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, ये भी एक पैरामीटर है सोचने के लिए। तो क्या ज्यादा है, तो वो है पार्टिकल्स, फाइनर नहीं है, वो ज्यादा बड़े हैं, ठीक है। इन द प्रेशर टाइप रैपिड फिल्टर वाटर इज अलाउड टू फिल्टर अंडर प्रेशर थ्रू द फिल्टर मीडियम, बिल्कुल सही बात है। यहां पर जो है वो अंडर प्रेशर पानी को ही पास कराया जाता है, और यहां पर इसका यूज कब करते हैं, तो यूज कब करते हैं वो बेसिक बात पता होना चाहिए। कहां पर, ओनली फॉर इंडस्ट्रीज या स्विमिंग पूल्स वेयर नो अदर इंप्यूरिटी इज प्रेजेंट। जहां पर सिर्फ क्या निकाला जाता है हमारे पास, हमारा सेडिमेंट पार्टिकल। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा वाला सही है। जब भी ऐसा होता है तो बहुत खुशी होती है बच्चों को दिमाग में कि सर चलो ठीक है, रीजन नहीं बताना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दिस इज वेरी मच करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर का नॉट एन एडवांटेज पूछा है। तो स्लो सैंड फिल्टर के एडवांटेज क्या है, पहले सोच लो, दिमाग में सोच के देखो। स्लो सैंड फिल्टर के एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, एफिशिएंसी ऑफ बैक्टीरिया रिमूवल। सिर्फ ये एक अकेला ही इसका एडवांटेज है, सिर्फ अकेला ही एक एडवांटेज है, और कोई एडवांटेज नहीं है क्या, है और भी एडवांटेज। एफिशिएंसी ऑफ बैक्टीरिया रिमूवल एक एडवांटेज है। हमारे पास ऑपरेशन कॉस्ट जो है, ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो बहुत कम आती है। यहां पर हमारे पास स्किल्स की रिक्वायरमेंट है क्या, स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे पास जो है वो क्लीनिंग प्रोसेस भी 1 से 1.5 मतलब 1 से 3 महीने के बीच में आती है। तो यहां पर इसका जो, अगर हम बात करें डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन में सिर्फ ऊपर से 1.5 से 3 सेंटीमीटर की लेयर ही खत्म होती है, और डेप्रीसिएशन इसका बहुत कम देखने को मिलेगा। तो जरा देखते हैं, स्किल्ड सुपरविजन इज नॉट एसेंशियल, नॉट एसेंशियल, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यस जरूरी नहीं है। लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन क्यों लो कॉस्ट है, क्योंकि यहां पर कोई मोटर पंप वगैरह नहीं लगने, तो दिस इज ऑल्सो वेरी मच करेक्ट।
लो डेप्रिसिएशन कॉस्ट, यस, क्योंकि फिल्टर को साफ करते वक्त सिर्फ ऊपर से 1.5 से 3 सेंटीमीटर की लेयर निकलनी है, बाकी तो हमारा पूरा फिल्टर बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। रिक्वायर्ड स्मॉलर एरिया कंपेयर टू ग्रेविटी सैंड फिल्टर फॉर इट्स इंसोलेशन, ये गलत है। क्यों गलत है ये? क्योंकि ये सोचने की जरूरत है, जो हमारे पास सरफेस एरिया होता है, जो सरफेस एरिया होता है, ये डिपेंड करता है डिस्चार्ज या डिजाइन डिस्चार्ज अपॉन दी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो हमारे पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन यहां पर कम है, तो सरफेस एरिया तो ज्यादा चाहिए पड़ेगा ना, और ज्यादा चाहिए पड़ेगा तो फिर आंसर ये नहीं हो सकता सही। आंसर क्या हो जाएगा? डी इज दी करेक्ट आंसर हियर, नॉट एन एडवांटेज, तो वो डी वाला ही नॉट एन एडवांटेज है। अगला पूछा है, डैश फिल्टर रिमूव लार्जर परसेंटेज ऑफ इंप्यूरिटीज बट हैज वेरी लो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अभी हमने देखा कि लो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हैज वेरी स्लो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कहां पे है? स्लो सैंड फिल्टर में है। हायर लार्जर परसेंटेज ऑफ इंप्यूरिटी रिमूवल कहां पर है? तो वो है स्लो सैंड फिल्टर में। आंसर क्या हो जाएगा? स्लो सैंड फिल्टर। अच्छा, एक और भी चीज बताता हूं मैं आपको, जो फिल्टर होते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास MMF और एक होता है DMF। तो ये है हमारे पास मल्टीमीडिया फिल्टर, और ये है हमारे पास डुअल मीडिया फिल्टर। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ RSF है, मॉडिफिकेशन ऑफ RSF है। तो इनका जो दोनों का रेट है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमारे पास ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू किससे? RSF से। और साथ में इनका जो एफिशिएंसी ऑफ बैक्टीरिया रिमूवल वो भी काफी ज्यादा है, तो ये हमारे पास जो है और ज्यादा मॉडिफाइड वर्जन है, यहां पर 2 लेयर से ज्यादा होती है, मोर देन 2 लेयर, और यहां पर होती है 2 लेयर। अच्छा, ये भी चीज ध्यान समझने वाली है कि हमारे पास जो टॉप लेयर और बॉटम लेयर होती है, यहां पर लार्ज पार्टिकल लेयर होती है और यहां पर स्मॉलर पार्टिकल लेयर होती है। और क्यों ऐसा होता है? डिफरेंसेस है, नीचे तो ग्रेवल लेयर आएगी। ये डिफरेंसेस क्यों है? बड़े पार्टिकल अलग कर दो पहले, फिर नीचे छोटी इंप्यूरिटी जाएगी, उनको अलग कर दो, तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है हमारे रैपिड सैंड फिल्टर की। तो मॉडिफिकेशन बन जाता है इसका RSF का। आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, एन एक्टिवेटेड कार्बन इज स्पेशली ट्रीटेड कार्बन विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड अट्रैक्टिंग इंप्यूरिटीज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज और आर नॉट अमंग द एडवांटेजेस ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन। इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट है जो एक्टिवेटेड कार्बन के एडवांटेज नहीं है? तो देखो, एक्टिवेटेड कार्बन की बात क्या आ रही है? एक्टिवेटेड कार्बन जो है वो क्या करता है, इन्होंने एब्जॉर्बिंग लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में वो एड्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी है। एक्चुअली में क्या है? वो एड्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी है। और इसके पास किसकी वजह से ये सरफेस एरिया सब कुछ एड्जॉर्ब कर लेता है। जो इसका सरफेस एरिया होता है, जो सरफेस एरिया है जो इसका, वो सब अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है। क्या क्या एड्जॉर्ब कर लेता है? एड्जॉर्ब कर लेता है हमारे पास मिनरल्स को। कौन कौन से? डिसॉल्व्ड मिनरल्स को एड्जॉर्ब कर लेगा अपने ऊपर, पहली चीज ये। तो हमारे पास डिसॉल्व्ड मिनरल में क्या हो सकता है? Cl- हो सकता है, Na+ हो सकता है, Ca2+ हो सकता है, Mg2+ हो सकता है, आयरन 3+ हो सकता है, Mn2+ हो सकता है, इसके अलावा Cu2+ हो सकता है, या फिर इसके अलावा हमारे पास जो है वो और भी कई सारे हमारे पास जो है वो मिनरल्स हो सकते हैं जिनको ये अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर सकता है। साथ में और क्या कर सकता है ये हमारे पास टेस्ट एंड ऑर्डर को रिमूव कर सकता है। तो कई सारा हमारे पास ऐसा सब्सटेंसेस है जो ये अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करके सिस्टम में से उसे रिमूव कर सकता है। ये इसके फायदे हैं। अब पूछा कौन सा इसमें से इसका फायदा नहीं है? मिनिमाइजेस द क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर ट्रीटेड, तो ये हमारे पास यस कर सकता है। यस क्यों? बिकॉज देन क्लोरीन Cl2 नॉट वेस्टेड, फिर ये वेस्ट नहीं होती, नॉट वेस्टेड इन Fe3+ एंड
Mn2+, Fe3+ और Mn2+ के साथ कंबाइन होने में वेस्ट नहीं होती, तो बात सही है। इट एक्सिलरेट्स द कोएगुलेशन, इट एक्सिलरेट्स द कोएगुलेशन, कोएगुलेशन को एक्सिलरेट कर देगा। क्यों? कोएगुलेशन में क्या है? कोएगुलेशन में अपने ऊपर चीजों को चिपकाना ही है ना, और अपने ऊपर चीजों को चिपकाना ही है, तो हमारे पास ये वाली बात भी सही हो जाएगी, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी है एड्सॉर्बिंग की, सब हर चीज को अपने सरफेस पे चिपका सकता है, तो इससे हमारे पास एक्सेलरेट कर देगा प्रोसेस को। इट्स ओवरडोज इज हार्मफुल, क्या ओवरडोज इसका हार्मफुल है? नहीं हार्मफुल है, नॉट हार्मफुल, नॉट हार्मफुल। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा, ठीक है, नॉट हार्मफुल। क्यों? नो केमिकल रिएक्शन इन वाटर, कोई इफेक्ट जनरेट नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा, तो कौन सा इनमें से एडवांटेज नहीं है? ये वाला, इट्स ओवरडोज इज हार्मफुल, ये गलत है, ये इसका एडवांटेज नहीं। आई बात समझ में? ये इसका फायदा है, ये इसका फायदा ये नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एरेशन प्रोसेस? एरेशन प्रोसेस का मेन डिसएडवांटेज क्या है? तो एरेशन प्रोसेस में होता क्या है, हम बहुत क्लोज कांटेक्ट कराते हैं किसका? पानी का, किसके साथ? एयर के साथ। किससे कराएंगे हम कराएंगे हमारे पास डिफ्यूज्ड एयर मेथड से, जो कि सबसे एफिशिएंट है। फिर इसके अलावा आप करा सकते हैं किससे? स्प्रे नोजल से, जो कि हमारे पास इससे थोड़ी सी कम एफिशिएंट है। फिर हम किससे कराते हैं? तो वो है हमारे पास हमारा ट्रे टावर मेथड। और फिर हम कराते हैं किससे? तो वो है हमारा कैस्केड एरेटर, कैस्केड एरेटर। तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके जिनसे हम पानी का एयर के साथ बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट करा सकते हो। क्लोज कांटेक्ट कराने से क्या होता है? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाता है? हमारे पानी में अंदर आ जाता है। और रिमूव क्या हो जाता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस, फिनोलिक कंपाउंड, डिसॉल्व्ड मिनरल्स, और साथ में हमारे पास हमारे ऑर्गेनिक मैटर का प्रॉपर डिकम्पोजिशन स्पीड अप हो जाता है। तो ये कई बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? एक ड्रॉबैक है। क्या? कि हमारे पास एक्सेस जो O2 आता है, एक्सेस O2 की वजह से प्रेसिपिटेशन ऑफ डिसॉल्व्ड मिनरल होना चालू हो जाते हैं, और हमारे पास इसकी वजह से लीड्स टू H+ एक्यूमुलेशन, और एक्यूमुलेशन से हमारे पास क्या होता है? एसिडिटी बढ़ती है, जिससे क्या होगा? कोरोजन हमारे मेटल्स का होना चालू हो जाएगा। तो यहां पर एक्सेसिव एरेशन एब्जॉर्ब टू मच कार्बन डाइऑक्साइड, भी कार्बन डाइऑक्साइड क्यों एब्जॉर्ब करेगा यार? कार्बन डाइऑक्साइड तो इसके अंदर होगी तो निकल जाएगी ना, ये तो गलत हो गया। इट रिमूव्स ऑयल्स एंड डिकम्पोजेस एल्गी एंड अदर एक्वेटिक प्रोडक्ट फ्रॉम वाटर, बिल्कुल सही बात है। रिक्वायर्ड स्मॉलर एरिया कंपेयर टू ग्रेविटी सैंड फिल्टर फॉर इंसुलेशन, क्यों? क्योंकि भाई फ्लो रेट ज्यादा है। यहां पर आपके पास सरफेस एरिया का मतलब होता है क्यू डिजाइन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अब यहां पर फिल्टर तो हो नहीं रहा है पानी, लेकिन तेजी से आ रहा है, तेजी से जा रहा है, तो कम एरिया में काम हो जाएगा। यहां पर पानी बहुत धीरे धीरे चलता है, तो बात यह भी सही है, ठीक है। हमारे पास जो है मेन डिसएडवांटेज क्या है? ये तो ये करवाता ही नहीं है, ये करवाता ही नहीं है, लेकिन ये जो दोनों हैं ये क्या है? ये दोनों एडवांटेज हैं। क्या है ये दोनों? ये दोनों एडवांटेज हैं। बात आती है इसकी, एक्सेसिव एरोशन एब्जॉर्ब टू मच ऑक्सीजन एंड दस वाटर बिकम्स कोरोसिव, एसिडिटी बढ़ जाती है पानी के अंदर, वाटर कोरोसिव बन जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। So my dear student, this was the complete session for today's environment engineering section। और आप लोगों से एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि AEC प्लस हमेशा की तरह अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हर एक अलग अलग तरह के कोर्सेज सेग्रीगेटेड वे में आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। अभी भी हम, अगर आप ऐसे किसी सवालों से जूझ रहे हो तो हमारे पास आपके लिए बेहतर ऑप्शंस हैं। आइदर यू एनरोल फॉर द विजय बैच, जो कि आपकी इंडिया में होने वाली हर जेईई एग्जाम की तैयारी करा देगा, या तो आप एसएससी जेईई बैच 1 में एनरोल कर सकते हो अगर सिर्फ एसएससी जेईई टारगेट है तो, या फिर आप प्रहार बैच में एनरोल कर सकते हो एमपीपीएससी के लिए, और यू हैव दी आरआरबी जेईई बैच और दी नॉन टेक बैच।
लेकिन अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी में लाया करते हो कि नहीं आता तो है, पढ़ा हुआ तो है सर, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के लिए हमारे पास जो है वो अभ्यास बैच और साथ में अभ्यास एई मतलब अभ्यास प्लस दैट इज फॉर एई एंड जेई बैच अवेलेबल है एप्लीकेशन पर। अभी जाके एनरोल करो, प्रिपरेशन को बेहतर बनाओ। कॉस्ट बहुत कम है इन कोर्सेज की। अगर आप चाहते हो रिवाइज करना, बहुत ज्यादा लंबे समय से तैयारी ढंग से नहीं हो पा रही है, तो आप इस फास्ट ट्रैक बैच में अपने आप को एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। और ये है, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज भी आप अपनी एप्लीकेशन में एनरोल कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेहतर ऑप्शन बनता है। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन को अपने दोस्तों से शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कितने बेहतर बेहतर तरह के कोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं, और साथ में आप अपने दोस्तों की हेल्प कर सकते हैं ऐसे ही कोर्सेज को शेयर करके। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।